कक्षा 11 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, आपकी पुस्तक के 5वें अध्याय का अगला अंश लेकर मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ। 5वां अध्याय खनिज एवं शैल चल रहा है और पूर्व वीडियो में मैंने आपको खनिजों के बारे में बताया था, साथ ही साथ 3 शैलों के बारे में बताया था, जिसमें से एक शैल का अध्ययन पूर्ण हो चुका है, यानी प्राथमिक शैल यानी आग्नेय शैल के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं शैल के क्रम में दूसरे शैल से, जिसका नाम है अवसादी या परतदार शैल। बच्चों, अवसादी शैल को हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। सेडिमेंट्री लैटिन भाषा के सेडिमेंट्स शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना या जम जाना। तो परतदार शैल इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसका जमाव परत दर परत होता है। इस प्रक्रिया को आप समझने की कोशिश करें। भूपटल पर यानी पृथ्वी की सतह पर जो स्थित चट्टानें हैं, विशेष रूप से जो उभरी हुई परत की चट्टानें हैं, उन पर अपक्षय की प्रक्रिया होती है। अपक्षय की प्रक्रिया से चट्टानें टूट फूट कर अपने ही स्थान पर बिखर जाती हैं। बाद में अपर्दनकारी शक्तियां इन टूटी फूटी चट्टानों का अपर्दन कर देती हैं और उनको परिवहित करके दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, विशेष रूप से निचले क्षेत्रों में। और इन निचले क्षेत्रों यानी सागरों और महासागरों में जा करके ये शैलचूर्ण जो होते हैं वो परत दर परत जमा होते जाते हैं और इसी प्रक्रिया से अवसादी यानी परतदार शैलों का निर्माण होता है। परतदार शैलों के इस प्रकार निर्मित होने की प्रक्रिया को हम शीलीभवन कहते हैं। शीलीभवन यानी लिथिफिकेशन, ये प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से निचले क्षेत्रों में जाकर चट्टानी चूर्णों के जमा होने से अवसादी शैल का निर्माण होता है। इस निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम अवसादी शैलों को कुछ वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। तो आइए हम अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों के कितने वर्ग हैं। तो उन वर्गों को मैंने लिखा भी है। सबसे पहला है यांत्रिक रूप से निर्मित। अवसादी शैल का वह वर्ग जो यांत्रिक रूप से निर्मित होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। अपर्दन के जो विभिन्न कारक होते हैं, जिसमें से जल और हवा मुख्य है, वो जब चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को बहा करके उड़ा करके जलीय भागों में लाते हैं और उसका जमाव कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया से जब अवसादी शैलें बनती हैं तो इसे हम यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, सेल। ठीक है। अब हम देखते हैं कार्बनिक रूप से निर्मित। कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल क्या होती है, तो मैं बता दूं, जब जलीय भाग में, जो जलीय भाग होता है उसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों या जीवों का अवशेष जब एक जगह एकत्र होता है और परत दर परत जम करके शैल का रूप ले लेता है, तो इस प्रकार से निर्मित अवसादी चट्टानों को हम कार्बनिक रूप से निर्मित चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों में विशेष रूप से कार्बन का गुण होता है और इसमें कोयला, खड़िया, चूना पत्थर और गीजराइट नाम की अवसादी शैलें महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम जानेंगे तीसरे प्रकार से निर्मित रासायनिक, जिसका हम कहते हैं रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल। तो बच्चों, बहता हुआ जल, आप जानते हैं बहता हुआ जल जब चट्टानों पर से गुजरता है तो मार्ग में कई ऐसी चट्टानें होती हैं जो कि घुलनशील होती हैं और रासायनिक प्रक्रिया से वो चट्टानें घुल करके जल में मिल जाती हैं। बाद में जल बह जाता है
या जलवाष्प बन के उड़ जाता है, लेकिन घुले हुए रासायनिक तत्व तो जलीय भागों की तली में नीचे बैठते चले जाते हैं और वहां भी अवसादी शैल की एक परत बन जाती है। इस प्रकार से निर्मित चट्टान के कुछ उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। इसमें जिप्सम है, रिंग पत्थर है, चूना पत्थर है, पोटास है और हेलाइट नाम की चट्टान है। ये सब अवसादी शैलों के प्रकार हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलें 3 प्रकार के वर्गों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपने आग्नेय शैल के बाद अवसादी शैलों के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम शैल के तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं और उस तीसरे प्रकार का नाम है कायांतरित या रूपांतरित शैल। आइए जानते हैं इसको, कायांतरित या रूपांतरित शैल। कायांतरित का शाब्दिक अर्थ है चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाना। इसीलिए चट्टानों के चूंकि रूप में परिवर्तन हो जाता है तो हम इसको रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। चट्टानों का रूप या उसकी काया बदल जाना किस कारण से होता होगा, इसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो मैं बताना चाहूँगा, ऐसा ताप, अत्यधिक ताप, बहुत ज़्यादा दाब या आयतन में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। यानी ताप, दाब और आयतन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चट्टानों पर, इससे चट्टानें अपना रूप बदल देती हैं। मैं इसको और थोड़ा सा व्यक्त कर दूं, विवर्तनिक क्रिया के कारण, जो विवर्तनिक क्रिया होती है उससे ऊपर की जो चट्टानें होती हैं वो बलपूर्वक नीचे की ओर खिसकते हैं। इससे नीचे की चट्टानों पर दबाव बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में शैलों का रूप परिवर्तित हो जाता है। या फिर भूपृष्ठ की ओर जो उठता हुआ मैग्मा होता है, जब भूपृष्ठीय शैलें उसके संपर्क में आती हैं तो उनका भी रूपांतरण हो जाता है। ऊपरी शैलों के निचली शैलों पर अत्यधिक दबाव के कारण कायांतरण की प्रक्रिया अवसादी शैलों को रूपांतरित शैल में बदल देती है। तो आपने देखा कि कायांतरित या रूपांतरित शैल जो होती है वो कायांतरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है। तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि कायांतरण क्या है। तो ये आप देखेंगे कायांतरण क्या है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, यानी रवा बनने की प्रक्रिया एक बार फिर से चट्टानों में होती है। जो समेकित शैलें होती हैं उसमें क्रिस्टल बनने लगते हैं, यानी क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया फिर से होने लगती है। तथा वास्तविक शैलों में जो पदार्थ होते हैं वो पुनर्संगठित होते हैं। तो समेकित शैलों में फिर से क्रिस्टलीकरण के कारण और वास्तविक शैलों में पदार्थों के पुनर्संगठित होने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम कायांतरण की प्रक्रिया कहते हैं। कायांतरण की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। हम आगे उसको हेडिंग देते हैं, उसके बाद आपको अगले कुछ और बिंदु समझाते हैं। तो बच्चों, कायांतरण के प्रकार यानी कायांतरण जो जिससे कि कायांतरित शैलें अस्तित्व में आती हैं वो 2 प्रकार का होता है, गतिशील कायांतरण और उष्मीय कायांतरण। तो आप पहले समझ लें कि इन दोनों में क्या अंतर है। गतिशील कायांतरण जो होता है वो वास्तविक शैलों में बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने और पिसने के कारण यांत्रिक व्यवस्था में व्यवधान पड़ता है। यानी जो वास्तविक शैलों में बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के अगर वो टूटती हैं या पिसती हैं तो उससे यांत्रिक व्यवधान उत्पन्न होता है और उनका पुनः संगठित होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम गतिशील कायांतरण का नाम देते हैं। जबकि दूसरा है उष्मीय कायांतरण। इसके अंतर्गत चट्टानों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अब ये जो उष्मीय कायांतरण होता है जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि चट्टानी पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन और फिर से पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है, तो ये 2 प्रकार से होती है। आइए उसको भी समझते हैं।
पहला है संपर्कीय कायांतरण। ये क्या है? आप जानते हैं ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म मैग्मा जब निकलता है तो वो जो संपर्क करता है जिन चट्टानों से, यानी जो चट्टानें उस तप्त और गर्म मैग्मा के संपर्क में आती हैं उनके मौलिक रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम संपर्कीय कायांतरण कहते हैं, यानी गर्म मैग्मा के संपर्क में आने वाली चट्टानें अपना रूप बदल देती हैं। इसे हम संपर्कीय कायांतरण कहते हैं। और दूसरा होता है प्रादेशिक कायांतरण। इसको भी समझ लें। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक गहराई पर बहुत ऊंचे तापमान के कारण या बहुत ज्यादा दबाव के कारण या फिर दोनों के कारण, यानी ताप और दाब दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण चट्टानों में पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम प्रादेशिक कायांतरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हम देखे हैं चट्टानों का जब कायांतरण या रूपांतरण होता है तो उस प्रक्रिया में कुछ हमको चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिसमें से दो चीजें होती हैं। एक तो पत्रण या रेखांकन होता है, दूसरा बैंडिंग होता है। आइए इसको भी हम समझते हैं। कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कण या खनिज रेखाओं या सतहों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कायांतरण की प्रक्रिया में जो होते हैं शैलों के कण या खनिज रेखाओं, जो शैल के जो कण होते हैं वो या तो खनिज रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं या फिर सतहों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यानी एक सतह या फिर रेखा के रूप में वो व्यवस्थित होते हैं। इस व्यवस्था को ही पत्रण या रेखांकन कहा जाता है। और दूसरा जो रूप दिखाई पड़ता है, जो दूसरी जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है वो होती है बैंडिंग। ये क्या है? कभी कभी खनिज या विभिन्न शैल समूहों के कण पतली से मोटी सतह के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि वे हल्के या गहरे अलग अलग रंगों में दिखाई पड़ते हैं। तो इस संरचना को हम बैंडिंग कहते हैं। ठीक है। बैंडिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाली जो शैलें होती हैं उनको बैंडेड शैल कहा जाता है। जो इस व्यवस्था को यानी बैंडिंग की संरचना को प्रदर्शित करती हैं, ऐसी शैलों को हम बैंडेड शैल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कायांतरित शैलों का वर्गीकरण। तो कायांतरित शैल अपनी संरचना के अनुसार, अपनी निर्माण प्रक्रिया के अनुसार हमको दो रूपों में दिखाई देती है। यानी इसके दो वर्ग हैं। एक वर्ग है पत्रित और दूसरा वर्ग है अपत्रित। ठीक है। ये रूपांतरित या कायांतरित शैल के दो रूप है, यानी दो वर्ग है। ठीक है। अब हम देखेंगे कायांतरित शैलों के उदाहरण। तो मैं बता दूं आपको, ग्रेनाइट नीस एक चट्टान है जो ग्रेनाइट के रूप बदलने से अस्तित्व में आती है। ग्रेनाइट नीस, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्स और हीरा, ये कुछ ऐसी चट्टानें हैं जो कायांतरित शैल समूह के अंतर्गत सम्मिलित हैं। कुछ उदाहरण आप और भी जान लें, जैसे चूना पत्थर आपने सुना अवसादी शैल है। जब चूना पत्थर अपना रूप बदलता है तो वह संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार कोयला भी एक अवसादी शैल है। जब ये अपना रूप बदलता है तो हीरा में बदल जाता है। यानी कोयला कायांतरित होकर के हीरे के रूप में बदल जाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं अंतिम चीज, और वो है शैली चक्र। चक्र शब्द का मतलब आप जानते हैं घूमना। यानी जो तीन प्रकार की आपने चट्टानें पढ़ी, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित या रूपांतरित शैल, इनके संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये शैलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं बनी रहती। इनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है।
शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया है। अगर सीधे सीधे शब्दों में परिभाषा दी जाए कि शैली चक्र क्या है, तो शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर के नई शैलों के रूप में बदल जाती हैं। आग्नेय शैल हमारी सबसे प्राथमिक शैल होती है। इनसे अवसादी और कायांतरित दोनों प्रकार की शैलें बनती हैं। आग्नेय और कायांतरित शैल से प्राप्त अंशों से अवसादी शैल अस्तित्व में आ सकती है। यह क्रिया विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करके आगे बढ़ती है और अनंतोगत्वा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण मैग्मा अस्तित्व में आते हैं, जो कि आग्नेय शैलों के उद्भव के कारण है। और बाद में आपने देखा यही आग्नेय शैल अपर्दित होकर के अवसादी, फिर कायांतरित, और फिर कायांतरण से हम आग्नेय शैल की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी ये प्रक्रिया, ये सतत प्रक्रिया, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। इसी प्रक्रिया को हम शैली चक्र के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आप सारे तथ्यों से भली भांति परिचित हो गए होंगे। 2 लेक्चर में इस अध्याय को मैंने समेट दिया और इसी के साथ आज इस अध्याय का अंत भी होता है। मैं इस बिंदु के साथ आज का ये लेसन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बंद करो।